Today, our topic of discussion is about the pathology and the pathomechanics of the following deformities at the knee joint, that is genu valgum, genu varum, and genu recurvatum. The word genu is used for knee joint. There are such angular deformities at the knee joint which can cause these deformities: genu valgum, genu varum, and genu recurvatum. There are various angular deformities due to the mechanical factors related to the ligaments, either muscles or bony structures. So here is the first deformity, is genu valgum. As I have said that genu word is used for the knee joint, and valgum is a condition. You can see in this picture, knees are closer together, both right and left knee of the leg are closer together and the feet are farther apart. There is a lateral deviation of the leg with respect to the femur. देखा जाए तो फीमर की रिस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो लेग जो है वो लेटरली डेविएट कर रही है, नॉर्मल से ज़्यादा जो है वो लेटरल साइड पर जा रही है. सो इन दिस कंडीशन, द कंडीशन ऑफ genu valgum, knees are closer together, feet are farther apart, and there is a lateral deviation of the leg with respect to the femur. What can be the causes? The first cause can be the relaxation of the ligaments. If ligaments are too loose, when the medial collateral ligament is relaxed, it can cause the knee to go into the valgum position. ज़रा सा स्ट्रेस पड़ेगा और अगर मीडियल साइड के लिगामेंट लूज होंगे तो क्या होगा, वो स्ट्रेस पड़ेगा उस पर तो वो अंदर की तरफ चला जाएगा. तो एबनॉर्मल स्ट्रेस की वजह से जो है वो लिगामेंट जो कि स्ट्रॉन्ग नहीं है, लूज़ है, रिलैक्स है, तो वो आपस में टकराएंगे आपस में. तो इस कंडीशन को कहते हैं genu valgum डिफॉर्मिटी. अब इसमें फ्लो रिएक्शन का भी रोल है. इफ़ द फ्लो रिएक्शन फोर्स गोज इनटू द लेटरल डिस्प्लेसमेंट इन द फ्रंटल प्लेन, दिस विल कॉज द लेग टू एबडक्ट फॉर्मिंग वेलगम पोजीशन. वही वाली बात है कि लेग डेविएट जो कर रही है विद रिस्पेक्ट टू द फीमर, वो क्यों कर रही है? इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि फ्लो रिएक्शन जो है वो लेटरल डिस्प्लेसमेंट करवा रहा है. The yielding of the ligament and the flow reaction both combines the cause further increase in the valgum of the knee. और अगर ligament भी लूज है मीडियल साइड के और फ्लो रिएक्शन भी लेटरल साइड पर लेग को लेकर जा रहा है तो वेलगम डिफॉर्मिटी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी. देयर विल बी फर्दर इंक्रीज इन द वेलगम. उसके बाद अदर रीज़न आते हैं मसल फोर्स. अगर इलियोटिबियल बैंड जो है वो बहुत ज़्यादा टाइट है तो इट विल एक्सर्ट अ फोर्स दैट टेंड टू प्रोड्यूस द genu valgum ड्यू टू द स्पैनिंग ऑफ द फोर्स ऑन द लेटरल एक्सपेक्ट. ज़्यादा पड़ेगी वहाँ पर, जिसकी वजह से वो अंदर की तरफ जाएगा. इन सिवियर केसेस द लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पेटेला causes the laterally deflected pull of the quadriceps on the extension which contribute to the genu valgum. You can see in this picture, ये राइट बॉटम पर है जिसमें दिखाया कि पटेला कैसे डिस्प्लेस हुआ है. तो अगर लेटरली डिस्प्लेस्ड है पटेला, इट कैन ऑल्सो कॉज अ लेटरली डिफ्लेक्टेड पुल ऑन द क्वाड्रिसेप्स. ठीक है, जब एक्सटेंशन पोजीशन में होगा, जिसकी वजह से genu valgum डिफॉर्मिटी प्रोड्यूस हो सकती है. द रीज़न ऑफ द genu valgum इज टिल्टिंग ऑफ द जॉइंट एक्सिस. अब हमने जो है वो हमें नॉर्मल पता होना चाहिए, मैकेनिकल एक्सिस, एनाटॉमिकल एक्सिस. तो जॉइंट एक्सिस को जो है नी जॉइंट का फ्रंटल प्लेन में देखें तो अगर ये अपनी जगह से टिल्ट करेगा पूरा मैकेनिज्म ख़राब हो जाएगा. तो एनी डैमेज टू द लेटरल एपिफिसिस बाय द ट्रॉमा और अदर कॉज विल रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ द रेट ऑफ द ग्रोथ ऑन द लेटरल साइड, कॉजिंग द लेटरल टिल्ट ऑफ द जॉइंट एक्सिस. अब ये जॉइंट एक्सिस टिल्ट होने की क्या रीज़न है कि अगर लेटरल एपिफिसिस जो कि ग्रोथ प्लेट्स हैं वो डैमेज हो गई हैं और उसी तरह ही ग्रोथ कर गई हैं, डैमेज होते साथ ही फ्रैक्चर हुआ था या ट्रॉमा हुआ था, तो उस जो है वो गलत डीफॉर्म हो गई है, अब वो गलत ही रेट जो है वो ग्रो कर रही है. और फ्रैक्चर दैट हील्स विद लेटरल प्लेट्यू डिप्रेस्ड, और फ्रैक्चर हुआ था और लेकिन उसका जो लेटरल प्लेट्यूज होते हैं नीचे, प्लेट्यूज ये फिगर में देख सकते हैं आप, एक्सरे की जो फिगर है इसमें लेटरल प्लेट्यूज जो है वो डिप्रेस्ड फॉर्म में ही रहे और इसी तरह जो है उनकी जो है वो हीलिंग हो गई फ्रैक्चर के बाद. तो यहाँ पर जो है वो जॉइंट एक्सिस जो है वो टिल्ट हो गया अपनी जगह से, जिसकी वजह से एबनॉर्मल स्ट्रेसेस पड़ेंगे और genu valgum कॉज कर सकते हैं. There are other related abnormalities. Individuals with the genu valgum usually stand with medial femoral condyles touching the medial malleoli separated. जाहिर है क्योंकि नीज जो है वो क्लोज है तो मीडियल फीमोरल कंडाइल्स जो आपस में टच होंगे और क्योंकि फुट दूर है एक दूसरे से
इसलिए मीडियल मेल्यूलाई जो है वो सेपरेटेड होंगे। दे हैव ऑकवर्ड गेट पैटर्न एंड द नीज रब टुगेदर विद इंक्रीज साइड टू साइड मूवमेंट ऑफ द पेल्विस एंड ट्रक। अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए साइड टू साइड मूवमेंट करेगा। दिस इंक्रीज द कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑन द लेटरल एक्सपेक्ट ऑफ द नी जॉइंट एंड इंक्रीज टेंशन ऑन द मीडियल एक्सपेक्ट। मीडियल साइड पर टेंशन स्ट्रेस ज़्यादा पड़ेगा और लेटरल साइड पर कंप्रेसिव स्ट्रेस ज़्यादा पड़ेगा और ये एक पेनफुल कंडीशन बन जाएगी जिसे क्रोनिक साइनोवाइटिस कहते हैं, और इससे फिर रिएक्शन होगा टिश्यूज़ पर भी। इसके लिए हम मैकेनिकल असिस्टेंस क्या दे सकते हैं, ऑर्थोटिक ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं। इन केस ऑफ मीडियल कोलेटरल लिगामेंट लैक्सिटी, अगर मीडियल लिगामेंट्स जो हैं वो लूज़ हैं तो हम ऑर्थोसिस से हम इसको क्या कर सकते हैं, हम लेटरली डायरेक्टेड पुल लगाएंगे, यानी कि मीडियल साइड पर फोर्स देंगे ताकि वो उसको लेटरल साइड पर लेकर जाए। और शू की जहाँ तक बात है, शू हम ऐसे बना सकते हैं कि हम मीडियल हील वेज दे सकते हैं, हील पे वेज दे सकते हैं और सोल पे वेज दे सकते हैं मीडियल साइड पर, ताकि लेटरल साइड पर शिफ्ट होना शुरू हो जाए। नाउ जीनूवेरम, ये उसके ऑपोजिट लग रहा है। अच्छा, जीनूवेल्गम को कहते हैं नॉक नीज, क्योंकि आपस में टकरा रही होती हैं इसलिए उसको नॉक नीज कहते हैं। और जो जीनूवेरम की कंडीशन है इसमें कहते हैं बाउड लेग्स, बाउड legs. In Ginoverum, there is a lateral displacement of the knee joint. Flow reaction is shifted medially. You can see in this diagram. Medial condyles are subjected to the greater compressive stress and ligaments on the lateral aspect of the knee are subjected to greater tensile stress. बिल्कुल उसके opposite condition है जो Ginovalgum में थी। इसके जो कॉजेज हो सकते हैं टिल्टेड ट्रांसवर्स एक्सिस, व्हेन ट्रांसवर्स एक्सिस इज टिल्टेड ड्यू टू द अनइक्वल ग्रोथ ऑफ द एपिफिसिस, मे बी ड्यू टू द पुअर फ्रैक्चर हीलिंग और एनी अदर रीजन, बॉइंग ऑफ द फीमर एंड और द टिबिया अलोंग विद द इंटरनल रोटेशन ऑफ द शेफ्ट फ्रॉम द नी टू द एंकल। मीडियल टोरियन हो सकती है, कॉजेज इनवर्ड टर्निंग ऑफ द टोज, या फिर कोई हील पे प्रॉब्लम इसकी वजह से टोज की प्रॉब्लम थी जो नी को इफेक्ट कर गई, तो ट्रांसवर्स एक्सिस के टिल्ट होने से भी जीनोवेरम कॉज हो सकता है। रिलेटेड एबनॉर्मेलिटीज में देखें, एन इंडिविजुअल विद द जीनोवेरम स्टैंड्स विद हिज फीट टुगेदर, नी सेपरेटेड, मैकेनिक्स ऑफ द एंकल जॉइंट इज अफेक्टेड, डाउनवर्ड एंड इनवर्ड इंक्लिनेशन ऑफ द टिबिया। अच्छा, अब डिफॉर्मिटीज़ कौन कौन सी डेवलप हो सकती हैं। सबसे पहले डिफॉर्मिटी बताइए कि इनवेरियन, because talus going into the inversion with partially compression in the subtalar joint and the mid-tarsal joint and sole of the foot resting flat on the ground। तो जब फ्लैट हो जाएगा तो पेस प्लेनस भी हो सकता है इसके साथ। अब पेस वेल्गस और पेस वेरस की भी कंडीशन डेवलप हो सकती है। हाउ द इंडिविजुअल विद द जीनोवेरम में वो कायदर विद द पेस वेल्गस और पेस वेरस, इन सिवियर केस अ वेडलिंग गेट इज ऑल्सो एग्जिबिटेड। वेडलिंग गेट की आप जो है वो यूट्यूब में वीडियो भी देखें, आपको इससे क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे एक बच्चा दिखाया जो वेडलिंग गेट करता हुआ दिखाया, लेकिन गेट जो है हमेशा वीडियो से ही देख के पता लगेगी। मैकेनिकल असिस्टेंस ऑर्थोटिक ट्रीटमेंट इसको ये दे सकते हैं कि एन ऑर्थोसिस विद मीडियली डायरेक्टेड फोर्स एट द नी बाय द मीन्स ऑफ स्ट्रैप, यानी कि क्योंकि इसमें बाउड लाइन है तो हमने मीडियली डायरेक्टेड फोर्स देनी है, लेटरल साइड पर लगाएंगे स्ट्रैप और उसको मीडियल साइड पर लेके जाएंगे ताकि फोर्स लेटरल साइड पर पड़े लेकिन वो मीडियली मूव करें। और हम दे सकते हैं लेटरल साइड पर वेज और हील ताकि उसको मिड लाइन पर लेकर आए। इन फिक्स डिफॉर्मिटीज़ वेजेस जो है वो मीडियल पोर्शन पे भी दे सकते हैं ताकि वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो, ओनली इन केस ऑफ फिक्स डिफॉर्मिटीज़। अदरवाइज़ हम लेटरल वेजेस ही देंगे, मीडियल तब देंगे जब सिवियर फिक्स डिफॉर्मिटी होगी और हमने सिर्फ हमारा गोल होगा वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फुट ठीक करवाना, तो हम दोनों साइड पर दे सकते हैं। सो नाउ जीनू रिकर्वेटम, जीनू रिकर्वेटम को कहते हैं नी हाइपर एक्सटेंशन भी कहते हैं। इसमें आप डायग्राम में देखें, इसको लेटरल साइड से हम देख रहे हैं, सैजिटल प्लेन में देख रहे हैं, ये बिल्कुल अंदर की तरफ गई हुई हैं, ठीक है। व्हेन वेट लाइन पासिस इन फ्रंट ऑफ द एक्सिस ऑफ द रोटेशन द नी, अ मोमेंट ऑफ फोर्स इज जनरेटेड दैट टेंड टू प्रोड्यूस हाइपर एक्सटेंशन एट द नी जॉइंट, बिल्कुल अंदर की तरफ चलेगी है। अब इसके रीजंस देखते हैं। नॉर्मली हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द नी इज रेजिस्टेड बाय, ये अब इसमें हमने देखना कि कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं। नॉर्मल क्या था, फिर हमें अब नॉर्मल पता लग जाएगा। नॉर्मली जो हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द नी होती है वो किसने कंट्रोल की होती है कि हाइपर एक्सटेंड ना हो जाए, बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन कोज ना हो जाए, कौन कंट्रोल में रखता है, वो ये सारी चीज़ें कंट्रोल में रखती हैं। ये जो नी जॉइंट के इर्द गिर्द कोलेटरल लिगामेंट होते हैं, क्रूशिएट लिगामेंट होते हैं, पोप्लिटिकल लिगामेंट होते हैं, जॉइंट कैप्सूल इसको रोक के रखता है, मेनिस्क रोक के रखती हैं, हैमस्ट्रिंग मसल, गैस्ट्रोनीमियस मसल इसको रोक के रखता है,
फिर कंडाइल्स जो हैं उनकी भी हेल्प होती है। तो ये सारे मिलके हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द नी को एक्सेसिव नहीं होने देते हैं। नॉर्मल जितनी एक्सटेंशन होती है उतनी कोज करते हैं, हाइपर एक्सटेंशन जो है उसको रेजिस्ट ही करते हैं। तो इसका मतलब इनमें से कोई ना कोई ख़राबी हुई, कि लूज़ हुआ होगा या कोई ऐसे टीयर ऑफ लिगामेंट हुई होगी जिसकी वजह से हाइपर एक्सटेंशन वो अच्छी तरह रेजिस्ट नहीं कर सका। When there is a greater moment of force producing hyperextension, the ligaments will be under greater tensile stress. ठीक है, लिगामेंट्स क्योंकि लेंथनिंग होती है इसमें, इसलिए इस पर टेंसाइल स्ट्रेस पड़ता है और बोन्स पे कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब हाइपर एक्सटेंशन ज़्यादा हो जाएगी तो एंटीरियर एक्सपेक्ट है दोनों मेनिस्काई का, उन पर बहुत ज़्यादा कंप्रेशन पड़ेगा बिटवीन द फीमोरल एंड द टिबियल कंडाइल्स। बाय एज्यूमिंग द वेट, उन्होंने सपोज किया है कि 150 lbs वेट है और डिस्टेंस सेंटर ऑफ रोटेशन से वेट लाइन का 1 इंच है, तो इसको हम मोमेंट ऑफ फोर्स काउंट करना होगा। तो उसका फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू वेट इंटू डिस्टेंस, और ये 150 इंच पर lbs आ जाएगा। अब रीस्ट्रेनिंग फोर्स किसने लगानी है इस वेट को कंट्रोल करने के लिए? कोलेटरल लिगामेंट्स ने, क्रूशिएट लिगामेंट ने, पॉप्लिटियल लिगामेंट ने, और उसके लिए फॉर्मूला है MR इज इक्वल टू FR इंटू DR। इधर MR जो है कि रीस्ट्रेनिंग मोमेंट ऑफ फोर्स है, रीस्ट्रेनिंग उसे कहते हैं जो उसके ऑपोजिट लगाएगा किसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, काउंटर फोर्स जिसे कहते हैं वो, उसको रीस्ट्रेनिंग कहते हैं। तो यहाँ पर लिगामेंट्स, क्रूशिएट लिगामेंट, पॉप्लिटियल लिगामेंट सारे मिलके इसके अगेंस्ट जो फोर्स लगा रहे हैं उसको हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। और FR क्या है? इट इज़ अ रीस्ट्रेनिंग फोर्स बाय द लिगामेंट्स इन द कैप्सूल, और DR जो है ये डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब restraining force provides sufficient restraint to establish moment of force of the same magnitude but in opposite direction, ये counter force है। अब क्लियरली मेंशन किए हैं यहाँ पे causes, muscle force if quadriceps is paralyzed, front thigh muscle is paralyzed, patient makes various compensatory movements such as वो ट्रंक बेंड करेगा, आगे की तरफ झुकेगा, और या फिर अपनी थाइस पर हाथ रख के जो है वो बेंडिंग होने से रोकेगा। नी जॉइंट बेंड ना हो गया, एक दफ़ा बेंड हो गया तो वो हाइपर एक्सटेंशन पोजीशन में चले जाएंगे, तो इसलिए वो हाथ रखेगा। दीज कंपनसेटरी मूवमेंट्स मेंटेन द नी इन एक्सटेंशन एंड प्रोड्यूस हाइपर एक्सटेंशन ड्यू टू द इंक्रीज डिस्टेंस फ्रॉम द नी एक्सिस टू द वेट लाइन। और अगर हैमस्ट्रिंग्स भी वीक हैं तो फिर तो वो क्वाड्रिसेप्स को उसका ऑपोजिट नहीं कर सकेंगे, बैलेंस नहीं कर सकेंगे, बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। इफ हैमस्ट्रिंग्स आर वीक, द इम्बैलेंस बिटवीन द एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन मोमेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द नी कॉजेज द नी टू गो इनटू द हाइपर एक्सटेंशन रिकर्वेटम। अगर हैमस्ट्रिंग्स वीक है तो क्योंकि बैलेंस इक्वल नहीं हुआ तो रिकर्वेटम की कंडीशन डेवलप हो सकती है। दूसरा कॉज है जॉइंट सरफेस की इंक्लाइनेशन। द टिबियल कंडाइल हैव नॉर्मल डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड स्लोप। एडल्ट 4 to 9 डिग्री होती है एडल्ट में, और न्यू बॉर्न चाइल्ड में होती है 27 डिग्री होती है अबाउट। इन केस ऑफ डेवलपमेंटल फेलियर, ग्रोथ एबरेशन होगी या फिर कोई इंजरी होगी टिबियल कंडाइल्स पर जो इस नॉर्मल इंक्लिनेशन ऑफ द जॉइंट सरफेस को इस डिग्री पर नहीं रख सका, तो क्या हुआ, नॉर्मल पोजीशन और स्लोप बैकवर्ड नहीं बनी, मूव टू द डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड ऑपोजिट हो गई, जिसकी वजह से रिकर्वेटम बन गया। उसके बाद है लिगामेंट फोर्स जो है वो इतनी ज़्यादा, रीस्ट्रेनिंग फोर्स जो हमने पढ़ी है क्रूशिएट लिगामेंट वगैरह से, पॉप्लिटियल लिगामेंट से, अगर वो इनसफिशेंट फोर्स लगा रहे हैं, वो अपनी फोर्स इतनी प्रोवाइड नहीं करे जो टोटल बॉडी वेट है उसका, तो फिर भी हाइपर एक्सटेंशन की कंडीशन बन सकती है। कि पाँव पे, एंकल पे प्लांटर फ्लेक्सर कंट्रैक्चर बना हुआ है जिसकी वजह से उसको नी जॉइंट पे इफेक्ट हो रहा है। पाँव की डिफॉर्मिटी है लेकिन नी को भी इफेक्ट कर गई है। There is a plantar flexor contracture of ankle causes the flow reaction to pass farther forward with respect to the knee axis. The forward displacement of the flow reaction increases the moment of force that tend to produce this hyperextension recurvatum condition as the distance from the knee axis to the weight line is increased. मैकेनिकल असिस्टेंस हम क्या देंगे, जैसे कि हम देख रहे हैं कि नी जॉइंट पीछे की तरफ जा रहा है तो हम इसको आगे की तरफ धक्का लगाएंगे, तो पोस्टीरियर साइड पर हम प्लेस करेंगे उस स्ट्रैप को और एंटीरियरली डायरेक्टेड फोर्स लगाएंगे। कोई थाई बैंड देंगे ऑन द पोस्टीरियर साइड टू प्रोवाइड एंटीरियरली डायरेक्टेड फोर्स, काफ बैंड दे सकते हैं लोकेटेड नियर द नी जॉइंट, और प्रेशर पैड डायरेक्टली बिहाइंड द नी जॉइंट, क्योंकि प्रेशर पैड रख कर ही उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट स्ट्रैप नहीं लगाएंगे, पहले उस पर पैड रखेंगे और फिर जो है वो एंटीरियरली डायरेक्टेड फोर्स लगाएंगे पोस्टीरियर साइड पर रखते हुए।